Hello, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this first morning of New Year 2021। नववर्ष 2021 की सभी को मुबारकबाद। आशा करते हैं कि नया वर्ष अमन चैन और सुकून वाला हो, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और अचीवमेंट्स वाला हो, गुड हेल्थ, गुड लक और गुड लाइफ वाला हो। हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इलिप्स पढ़ रहे हैं और आज हम ले रहे हैं इलिप्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, बल्कि यूँ कहें कि कुछ आर्टिकल्स। हमने अब तक इलिप्स से रिलेटेड टेंजेंट, नॉर्मल, पोल एंड पोलर, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इस तरह से इन टॉपिक्स पर आर्टिकल और क्वेश्चंस किए हैं। आज हम लेंगे कोड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन एंड डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्स। तो पहला आर्टिकल हम ले रहे हैं दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण ज्ञात करना जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो। ये इलिप्स और ये इसकी कोई जीवा है क्यू आर। इलिप्स पर 2 पॉइंट्स ले लिए क्यू और क्यू और आर को मिला दिया तो जीवा क्यू आर बन गई। इस जीवा का मध्य बिंदु पी हमें ज्ञात है, यानी जो क्यू बिंदु है और आर बिंदु है जो जीवा के सिरे हैं वो ज्ञात नहीं है, केवल जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात है। तो इस जीवा का समीकरण ज्ञात करना। मध्य बिंदु जो हमें ज्ञात है वो P है और उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं। तो दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो। दीर्घवृत्त तो ये हो गया x² + a² + y² / b² = 1। इसकी किसी जीवा क्यू आर का मध्य बिंदु P x1 y1 है, तो हम इस जीवा का समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं। जीवा के जो सिरे हैं Q और R उनके भी कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए, ये दिए हुए नहीं हैं। तो जब हम Q और R के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और x3 y3 मान रहे हैं तो हमें इनको एलिमिनेट करना होगा और जो जीवा का समीकरण निकालना है वो सिर्फ x1 y1 के रूप में निकालना होगा, क्योंकि ज्ञात बिंदु हमें केवल ये मध्य बिंदु है P x1 y1। अब सिरे जो हैं जीवा के Q और R उनके कोऑर्डिनेट्स मान लिए, तो क्योंकि Q और R इलिप्स पर हैं, P इलिप्स पर नहीं है, P इलिप्स के अंदर है। Q और R इलिप्स पर हैं तो Q और R के कोऑर्डिनेट्स इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए इलिप्स की इक्वेशन में x और y की जगह Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 रख दिए, उससे एक इक्वेशन आएगी। और इलिप्स की इक्वेशन में R के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 रख दें तो उससे एक इक्वेशन आ जाती है। तो ये 2 इक्वेशंस इस तरह से प्राप्त हो गई। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 घटाया है। क्यों घटाया है वो आगे पता लग जाएगा। हम इस जीवा की प्रवणता ज्ञात करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये डिफरेंस लिया है 2 इक्वेशंस का। तो घटाएंगे तो फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटेगी x2² - x3² / a²। सेकेंड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाएंगे तो y2² - y3² / b² और 1 - 1 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। इसकी फैक्टर फॉर्म कर दी, x2² - x3² के फैक्टर्स हो जाएंगे x2 + x3 एंड x2 - x3। सिमिलरली y2² - y3² के फैक्टर्स हो जाएंगे। ये एक इक्वेशन हमने बना के रख ली इस आधार पर कि Q और R इलिप्स पर हैं। इसके बाद हम इस बात का यूज़ करें कि P इस जीवा क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों सिरों के निर्देशांकों का योग बटे 2 इस तरह से होते हैं, यानी दोनों सिरों के निर्देशांकों का एवरेज मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो क्योंकि P क्यू आर का मध्य बिंदु है तो दोनों के Q और R के x कोऑर्डिनेट्स का योग बटे 2
पी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 और q और r के सेकंड कोऑर्डिनेट्स का योग बटे 2, ये हो जाएगा मध्य बिंदु पी का सेकंड कोऑर्डिनेट, जो कि मध्य बिंदु के निर्देशांकों में संबंध होते हैं वो लिखे हैं। यहाँ से x2 प्लस x3 की वैल्यू 2x1 आ जाएगी और यहाँ से y2 प्लस y3 की वैल्यू 2y1 आ जाएगी। ये वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ रख दें। x2 प्लस x3 की जगह 2x1 और x2 माइनस x3 अपॉन ए स्क्वायर अपनी जगह, इधर y2 प्लस y3 की जगह 2y1 और y2 माइनस y3 अपॉन बी स्क्वायर अपनी जगह बराबर 0। एक पद इनमें से x वाला राइट साइड में ले लिया तो ये टर्म हो जाएगी 2y1 इंटू y2 माइनस y3 अपॉन बी स्क्वायर बराबर माइनस 2x1 इंटू x2 माइनस x3 अपॉन ए स्क्वायर। 2 भी कैंसिल हो जाएंगे और y2 माइनस y3 के नीचे ले लेंगे x2 माइनस x3 और बी स्क्वायर इधर आ जाएगा और y1 नीचे आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमने y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3 के लिए सॉल्व कर लिया, तो इस टर्म की वैल्यू आ गई माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। ये हमने क्यों किया है, क्यों निकाला है? क्योंकि जो जीवा क्यू आर है उसकी ये प्रवणता हो जाएगी सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो वो प्रवणता क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स के रूप में तो हम लिख ही सकते थे, लेकिन उसका मान अब पी के कोऑर्डिनेट्स के रूप में आ गया, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स के रूप में। इसलिए हमने वो इक्वेशन नंबर 2 में से 3 घटाया था और मध्य बिंदु के निर्देशांकों का जो संबंध होता है उसका यूज़ किया था ताकि जीवा क्यू आर की प्रवणता आ जाए। तो अब हम कह सकते हैं कि जीवा क्यू आर की प्रवणता अगर m मानी जाए तो वो होगी क्यू और आर के सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, और इस टर्म की वैल्यू ये आ गई यहाँ से। तो अब हम सीधे इस पर आएँ कि प्रवणता m का मान हो गया माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि मध्य बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हमें ज्ञात हैं, Q और R के कोऑर्डिनेट्स हमें दे नहीं रखे थे, वो हमने माने थे। तो अब उनका एलिमिनेशन हो गया और अब इस जीवा क्यू आर की प्रवणता सीधे x1 और y1 के पदों में आ गई। तो जब जीवा क्यू आर की प्रवणता ज्ञात हो गई और जीवा क्यू आर बिंदु P x1 y1 से गुजरती है, तो अब हम लिख सकते हैं कि उस जीवा क्यू आर का समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। हम जानते हैं कि ऐसी किसी भी रेखा का समीकरण जो एक दिए गए बिंदु x1 y1 से गुजरे और उसकी प्रवणता पता हो, तो वो एक बिंदु और प्रवणता रूप रेखा का ये होता है। इसमें x1 y1 तो हमें ज्ञात ही हैं, प्रवणता m का जो मान अभी हमने ज्ञात किया है वो इसमें रख दें। तो ये इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 बराबर m की ये वैल्यू रख दी माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 इंटू एक्स माइनस x1। इसको रीअरेंज कर लें सिमेट्रिक फॉर्म में लाने के लिए, तो y1 को इधर y वाले पदों की तरफ ले लिया और बी स्क्वायर को भी नीचे ले लिया, यानी y1 और बी स्क्वायर के पद एक तरफ कर लिए इसमें से, और x x1 और ए स्क्वायर के पद एक तरफ कर लिए। और सिंपल कर लें y1 y अपॉन बी स्क्वायर एक टर्म हो जाएगी, y1 इंटू y1 यानी माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दूसरा पद हो गया। इधर अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस x1 x अपॉन ए स्क्वायर और सेकंड टर्म हो जाएगी प्लस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर ये x और y के पद एक तरफ ले लें, ये वाला x का पद लेफ्ट में आ जाएगा, ये y का पद लेफ्ट में है ही, ये x1 वाला पद राइट साइड में और ये y1 वाला पद राइट साइड में। ये इक्वेशन बनती है। तो ये हो गई दीर्घवृत्त की उस जीवा की इक्वेशन जिसका मध्य बिंदु x1 y1 है। तो केवल मध्य बिंदु के निर्देशांकों के रूप में ये जीवा का समीकरण हो गया। अब इस जीवा के समीकरण को याद रखने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे दोनों तरफ से 1 घटा दें तो ये इक्वेशन हो जाएगी x1x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1y अपॉन बी स्क्वायर और -1, तो इधर हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। ये इक्वेशन जो आ गई इसके दोनों तरफ से वन घटा दिया। ऐसा एक मानक रूप लाने के लिए किया है। अब हम जानते हैं कि ये टर्म को हम किस सिंबल से व्यक्त करते हैं। इस टर्म को हम सिंबल देते हैं t।
जैसे स्पर्श रेखा के समीकरण की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है। और ये जो टर्म है इसको हम सिंबल देते हैं S1, यानी दीर्घवृत्त के समीकरण में x और y की जगह x1 y1 रखने पर उसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने स्पर्शी युग्म का समीकरण पढ़ा था S1 S बराबर t², उसमें जो सिंबल काम में लिए थे वही यहाँ काम में ले रहे हैं। उसमें S क्या था, S1 क्या था और t क्या था। एक भाई बिंदु से दीर्घवृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण जब हमने ज्ञात किया था, पहले किसी वीडियो में उपलब्ध होगा, तो इन दो स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण ये होता है S1 S बराबर t²। तो उसमें S1 क्या होता है, S क्या होता है और t क्या होता है, वही बात यहाँ या वही सिंबल यहाँ काम में लिए हैं। ये S1 होता है और ये t होता है। ये t स्पर्श रेखा के समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड है और ये S1 दीर्घवृत्त के समीकरण को बराबर 0 फॉर्म में रखने के बाद उसमें x और y की जगह x1 और y1 रखने पर प्राप्त वैल्यू होती है, जिसे हम S1 कहते हैं। तो इस तरह से मध्य बिंदु के रूप में जीवा का समीकरण ये आया और इसको हम t बराबर S1 रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ पे t ये है, इस राशि को t नाम दिया है और S1 इसको, -1 दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। ये एक आर्टिकल पूरा हुआ कि अगर हमें दीर्घवृत्त का किसी जीवा का समीकरण ज्ञात करना है और उस जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात है तो हम समीकरण ये लिख सकते हैं। और इस समीकरण को याद भी रखें, सवालों में इसको हम सीधा उपयोग भी करेंगे। अब आती है बात दीर्घवृत्त के व्यास की। तो व्यास किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लें। किसी दीर्घवृत्त की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ उन जीवाओं के सापेक्ष दीर्घवृत्त का व्यास कहलाता है। ये व्यास की परिभाषा है। जैसे ये दीर्घवृत्त है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दीर्घवृत्त की अनंत जीवाएं बन जाएंगी। जैसे इस दिशा में ये एक जीवा है तो फिर इसी दिशा में ये जीवा एक दूसरे के समांतर ये अनंत जीवाएं दीर्घवृत्त की बन जाएंगी। इन सारी जीवाओं के मध्य बिंदु लिए जाएं। जैसे इस जीवा का मध्य बिंदु ये, इस जीवा का मध्य बिंदु ये, इस जीवा का मध्य बिंदु ये, एंड सो ऑन। तो इन सब जीवाओं के मध्य बिंदु लिए जाएं तो इन सारे मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा बनेगी और ये सरल रेखा दीर्घवृत्त का एक व्यास कहलाएगी। ये सारी जो जीवाएं हैं ये सब एक दूसरे के समांतर हैं, यानी इन सब की प्रवणता एक ही होगी। मान लो इन सब की प्रवणता है m, तो दीर्घवृत्त की m प्रवणता की जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ या उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये दीर्घवृत्त का व्यास कहलाता है। व्यास एक ही नहीं होगा, अनंत होंगे। जैसे ये दीर्घवृत्त और हमने जीवा, जैसे उस चित्र में जीवा इस डायरेक्शन में ली थी, मान लो मैं एक जीवा इस डायरेक्शन में लेता हूँ m प्रवणता की, फिर इसी जीवा के समांतर अनंत जीवाएं और बन जाएंगी। ये दीर्घवृत्त की सब एक दूसरे के समांतर जीवाएं हैं। इन सब जीवाओं के मिडिल पॉइंट्स मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनेगी और ये रेखा भी दीर्घवृत्त का एक व्यास होगी। तो इस तरह से अनंत व्यास बन जाते हैं। तो व्यास की परिभाषा ये हो गई समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ, या ये कह सकते हो कि समांतर जीवाओं को समद्विभाजित करने वाली रेखा, यानी वो रेखा जो एक दूसरे के समांतर अनंत जीवाओं के मध्य बिंदुओं से गुजरती है, तो वो व्यास कहलाती है। ये तो हो गई व्यास की परिभाषा। इसके बाद हम व्यास का समीकरण ज्ञात करें। व्यास का समीकरण ज्ञात करने के लिए जैसा कि व्यास की परिभाषा है समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ, तो दीर्घवृत्त ले लिया और इस दीर्घवृत्त की m प्रवणता वाली कोई एक जीवा ले ली। ये जैसे ये सारी जीवाएं m प्रवणता वाली हैं, उनमें से कोई भी एक जीवा ले ली। ये मान लो ये m प्रवणता वाली एक जीवा है और इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ निकालना है, तो इस जीवा का मध्य बिंदु p मान लिया और p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लिए। तो दीर्घवृत्त की m प्रवणता वाली किसी जीवा का मध्य बिंदु p x1 y1 है। तो ये जीवा का मध्य बिंदु है। इससे जस्ट पहले वाले आर्टिकल में हमने किया था कि अगर हमें जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात हो तो उस जीवा का समीकरण t बराबर S1 होता है। तो अगर इस जीवा जिसकी प्रवणता m है उसका मध्य बिंदु ये p x1 y1 है, तो फिर इस जीवा का समीकरण हो जाएगा t बराबर S1 से x1 x अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन b स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये इस जीवा का समीकरण हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ये जीवा m प्रवणता वाली थी, तो इस जीवा की प्रवणता m बराबर हो जाएगी। अगर हमें रेखा का समीकरण प्राप्त हो तो उस रेखा के समीकरण से उस रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ प्रवणता निकाल दें।
ये जीवा का समीकरण आ गया और इस जीवा की प्रवणता m है, तो m बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ इसमें जो x का गुणांक है x1² अपॉन a² बटे y का गुणांक यानी y1² अपॉन b²। तो ये इस जीवा की प्रवणता है जो कि m के बराबर है। अब इस समीकरण को और सरल कर लें, m बराबर हो जाएगा, ये b² ऊपर पहुंच जाएगा और a² नीचे आ जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी माइनस b² x1 अपॉन a² y1, या y1 को इधर ले लें और m को नीचे ले लें, तो y1 बराबर माइनस b² अपॉन a² m इंटू x1। ये इक्वेशन किस कंडीशन पर आई, या इस इक्वेशन में m x1 और y1 क्या हैं? m तो जीवा की प्रवणता है और x1 y1 उस जीवा का मध्य बिंदु है। तो जीवा m प्रवणता वाली जीवा के मध्य बिंदु के निर्देशांकों में ये संबंध आ जाता है। तो फिर इस संबंध में x1 की जगह x और y1 की जगह y रख देंगे, तो ये m प्रवणता वाली जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ हो जाएगा और परिभाषा अनुसार ये ही व्यास का समीकरण हो जाएगा। अतः m प्रवणता की जीवाओं के मध्य बिंदु P x1 y1 का बिंदुपथ होगा। y1 की जगह y और x1 की जगह x कर दिया, तो ये अभीष्ट व्यास हो जाएगा, जो कि m प्रवणता की जीवाओं के संगत दीर्घवृत्त के व्यास का समीकरण है। और जैसा कि दिख रहा है, ये एक रेखा है, x और y इसमें एक घातीय है और ये एक कांस्टेंट है। y = mx प्रकार की एक रेखा है और ऐसी रेखाएं मूल बिंदु से गुजरती हैं। तो ये जो व्यास प्राप्त हुआ है, ये मूल बिंदु अर्थात इस दीर्घवृत्त के केंद्र से गुजरेगा। ऐसा हमेशा होगा, हर दीर्घवृत्त का व्यास उसके केंद्र से गुजरता है और जितने भी व्यास हैं सब केंद्र से गुजरने वाली रेखाएं होती हैं। यहाँ पर जो हमने दीर्घवृत्त ले रखा है उसका केंद्र मूल बिंदु है, तो व्यास मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा है। तो ये हो गया उस व्यास का समीकरण जो m प्रवणता वाली जीवाओं को समद्विभाजित करती है, या जो m प्रवणता वाली जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनता है। अगर प्रवणता m बदल देंगे तो दूसरी जीवाओं के संगत व्यास आ जाएगा। तो जिन जीवाओं के संगत व्यास निकालना है उन जीवाओं की प्रवणता m होगी, तो व्यास का समीकरण ये हो जाएगा। ये हो गया व्यास के समीकरण की बात। और अब हम आए संयुग्मी व्यास की परिभाषा और दो व्यासों के संयुग्मी होने का प्रतिबंध। संयुग्मी व्यास, तो संयुग्मी व्यास क्या होता है या कॉन्जुगेट डायमीटर्स क्या होते हैं? दीर्घवृत्त के दो व्यास। अभी हमने पढ़ लिया कि व्यास का समीकरण आया है y बराबर अचर इंटू एक्स, यानी व्यास दीर्घवृत्त के केंद्र अर्थात मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है। तो इस बात को उल्टे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दीर्घवृत्त का केंद्र होता है, जब दीर्घवृत्त मानक है तो केंद्र मूल बिंदु होगा, उससे गुजरने वाली हर जीवा, जैसे ये केंद्र से गुजरने वाली जीवा, तो ये व्यास होगी। ये कोई ना कोई समांतर जीवा निकाय को समद्विभाजित करेगी। केंद्र से गुजरने वाली ये जीवा, ये व्यास होगी। केंद्र से गुजरने वाली हर जीवा ही व्यास हो जाएगी, क्योंकि हर जीवा कोई ना कोई समांतर जीवा निकाय को समद्विभाजित करेगी। हर व्यास, क्योंकि हर व्यास कोई ना कोई समांतर जीवा निकाय को समद्विभाजित करेगा। यानी अगर हम मानक दीर्घवृत्त के लिए लिख दें कि y = mx, तो ये मूल बिंदु यानी कि दीर्घवृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा है, तो ये दीर्घवृत्त का कोई ना कोई व्यास होगा। तो अब इस बात को याद रखें कि दीर्घवृत्त के केंद्र से गुजरने वाली प्रत्येक जीवा ही उसका व्यास होती है। अगर एक बार और उल्टे रूप में समझें कि ये दीर्घवृत्त और ये उसका केंद्र, केंद्र से गुजरने वाली मैंने ये एक जीवा बना दी, तो ये व्यास क्यों है? क्योंकि कोई अनंत जीवाएं एक दूसरे के समांतर ऐसी जरूर होंगी कि ये वाली रेखा उन सबके मध्य बिंदुओं को मिलाती हुई गुजरेगी, अतः ये व्यास है। तो एक तो समांतर जीवा निकाय पहले पता हो तो उसके संगत व्यास निकाल सकते हैं। व्यास पहले पता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन वाली जीवाओं को समद्विभाजित करने वाला व्यास है। ये बात से निकलती है कॉन्जुगेट डायमीटर की परिभाषा। दीर्घवृत्त के दो व्यास, जैसे कि y = m1x, y = m2x, कोई दो व्यास यानी कि केंद्र से गुजरने वाली कोई दो रेखाएं परस्पर संयुग्मी कहलाते हैं,
यानी दो व्यास हैं तो वो परस्पर यानी एक दूसरे के संयुग्मी कहलाएंगे अगर एक व्यास दूसरे व्यास की समांतर जीवाओं को समद्विभाजित करे। तो ये संयुग्मी व्यास की परिभाषा होगी। जैसे ये दीर्घवृत्त है और इसके कोई दो व्यास ले लें, ये दीर्घवृत्त का केंद्र है, एक व्यास ये है और एक व्यास ये है। केंद्र से गुजरने वाली हर जीवा ही व्यास होती है, तो ये दो व्यास ले लिए। जैसे ये व्यास ले लिया व्यास PP डैश और ये व्यास ले लिया व्यास DD डैश, और ये है दीर्घवृत्त का केंद्र जिसको नाम C या O दे दें। तो ये दो व्यास हैं। अब ये संयुग्मी कब कहलाएंगे? ये दोनों व्यास एक दूसरे के संयुग्मी कब कहलाएंगे? तो जैसे एक व्यास ये वाला है, इस व्यास के समांतर जो अनंत जीवाएं बनेंगी, पैरेलल टू दिस डायमीटर अनंत जीवाएं बनेंगी, उन सारी जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो व्यास बनेगा वो अगर यही वाला हो तो फिर ये वाला व्यास DD डैश PP डैश के संयुग्मी व्यास कहलाएगा। यानी एक व्यास के समांतर जीवाओं को समद्विभाजित करने वाला व्यास उस एक व्यास का संयुग्मी कहलाता है। और संयुग्मी ये एक दूसरे के होते हैं। जैसे PP डैश का संयुग्मी DD डैश है तो फिर DD डैश का संयुग्मी PP डैश भी होगा। DD डैश का संयुग्मी PP डैश होगा का मतलब यह है कि DD डैश व्यास के समांतर जो अनंत जीवाएं बनेंगी, DD डैश के समांतर, इन सारी जीवाओं को समद्विभाजित करेगा PP डैश, यानी इन सारी जीवाओं के मध्य बिंदुओं से गुजरेगा वो PP डैश। तो ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। संयुग्मी व्यास की परिभाषा ये हो गई, दो व्यास परस्पर संयुग्मी कहलाते हैं यदि एक व्यास दूसरे व्यास की समांतर जीवाओं को समद्विभाजित करे, यानी दूसरे व्यास की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं से गुजरता जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के संयुग्मी कहलाते हैं। दो व्यासों के संयुग्मी होने का प्रतिबंध क्या होगा? संयुग्मी व्यास होने का प्रतिबंध, जैसे इस चित्र में PP डैश और DD डैश दीर्घवृत्त के दो व्यास हैं, दोनों दीर्घवृत्त के केंद्र यानी मूल बिंदु से गुजरेंगे C से। तो इस व्यास की प्रवणता अगर M मान लें तो इसका समीकरण हो जाएगा y = mx, मूल बिंदु से गुजरने वाली M प्रवणता की रेखा है। और DD डैश जो व्यास है इसकी प्रवणता अगर हम M डैश मान लें तो इस व्यास का समीकरण हो जाएगा y = m डैश x। तो ये तो हो गए दो व्यास। अब अगर हम ये मानें कि ये संयुग्मी हैं तो उसका प्रतिबंध क्या होगा? यानी अगर ये दोनों व्यास PP डैश और DD डैश एक दूसरे के संयुग्मी हैं तो इनकी प्रवणताओं M और M डैश में क्या संबंध होगा, वो ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो पहला जो व्यास है ये व्यास mx, y = mx, इसके समांतर जीवाओं को समद्विभाजित करने वाले व्यास का समीकरण क्या होगा? तो ये हमने पिछले आर्टिकल में निकाला था कि M प्रवणता वाली जीवाओं के संगत जो व्यास बनता है, यानी M प्रवणता वाली जीवाओं को समद्विभाजित करने वाला जो व्यास बनता है उसका समीकरण ये होता है y = -b² / a² x। ये पिछले आर्टिकल में था, M प्रवणता वाली जीवाओं के संगत व्यास। तो अगर ये और ये संयुग्मी हैं तो इस व्यास के समांतर जीवाओं को समद्विभाजित करने वाला जो व्यास है वो यही वाला होना चाहिए। तो ये और ये एक ही व्यास कब होंगे? जब इसमें x का गुणांक m डैश और इसमें x का गुणांक -b² / a² बराबर होंगे। तो ये व्यास y = mx का संयुग्मी व्यास है। तो जैसे y = mx एक व्यास था PP डैश, उसका संयुग्मी ये होगा क्योंकि इस व्यास के समांतर जीवाएं यानी M प्रवणता वाली जो अनंत जीवा हैं जो ऐसे बनेंगी, M प्रवणता वाली अनंत जीवाएं यानी PP डैश के समांतर वाली जीवाएं, व्यास PP डैश के समांतर वाली जीवाएं, इन सारी जीवाओं को समद्विभाजित करने से जो व्यास बनेगा उसका समीकरण तो ये आएगा पिछले आर्टिकल से। अगर ये दोनों संयुग्मी हैं तो इसके समांतर जीवाओं को समद्विभाजित करने वाला व्यास ये होना चाहिए, अर्थात ये वाला व्यास ये ही होना चाहिए। तो ये y = mx वाले व्यास का संयुग्मी व्यास हो गया। अतः y = m डैश x, y = mx का संयुग्मी व्यास तब होगा जब ये समीकरण और ये समीकरण सेम हो, क्योंकि संयुग्मी व्यास तो ये है, हम चाहते हैं कि ये हो। तो ये संयुग्मी व्यास तभी होगा जब ये और ये एक ही समीकरण हो, और वो तभी होगा जब m डैश का मान ये गुणांक के बराबर हो। तो संयुग्मी होगा यदि m डैश बराबर -b² / a²m, और इसको हम m को इधर ले लें तो ये हो जाएगा कि mm डैश बराबर -b² / a²। तो ये दो व्यासों के संयुग्मी होने का प्रतिबंध हो गया, यानी m और m डैश प्रवणता के दो व्यास संयुग्मी होंगे अगर उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -b² / a² के बराबर हो। अगर हम पर्टिकुलर केस पर जाएं कि अगर ये दीर्घवृत्त ना होकर वृत्त होता
तो अगर इस दीर्घवृत्त के समीकरण में b बराबर a रख दें तो ये वृत्त हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर ही रख दें तो ये वृत्त का समीकरण हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस वृत्त के दो व्यास संयुग्मी कब कहलाएंगे? तो उसका प्रतिबंध यही वाला बन जाएगा सिवाय इसके कि इसमें बी की जगह ए हो जाएगा, और बी की जगह ए हो जाएगा तो ये राइट हैंड साइड -1 हो जाएगी, तो mm डैश बराबर -1। ये वृत्त के लिए दो व्यासों के संयुग्मी होने का प्रतिबंध हो जाएगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रतिबंध दो रेखाओं के लंबवत होने का होता है कि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि वृत्त के दो व्यास संयुग्मी कब होते हैं? जब वो एक दूसरे के लंबवत हों। वृत्त के दीर्घवृत्त के संयुग्मी कब होते हैं? जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल इतना आए। तो ये एक व्यास और उसके संयुग्मी व्यास में क्या रिलेशन होता है या उनकी प्रवणताओं में क्या संबंध होता है वो हमने यहाँ पर लिया। व्यास और संयुग्मी व्यास से संबंधित कुछ और बातें हम अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।